हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब पर। तो आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं पटाक्षेप नहीं होगा, जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड की स्नातक स्तर की कहानियों में तीसरी कहानी है। ये कहानी हेतु भारद्वाज जी द्वारा लिखी गई है। ये दोस्तों राजस्थान के कथाकार हैं। ठीक है, इनका जीवन परिचय है वो पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां पर आपको प्रत्येक कक्षा की पीडीएफ है वो उपलब्ध हो जाएगी। कई दोस्त कह रहे थे कि सर पटाक्षेप नहीं होगा कहानी है उसको पढ़ाइए, जो कि गूगल पर भी उपलब्ध नहीं है और इसके अलावा यूट्यूब पर भी उपलब्ध नहीं है। तो चलिए, एक छोटी सी दोस्तों कहानी है, व्यंग किया गया है। क्या बताया गया है इसमें बताया गया है कि जो समाजवाद है, लोकतंत्र के मूल्यों में समाजवाद थी, समानता थी, बंधुता थी, आदर्श की स्थापना थी। तो जो समाजवादी समाज की स्थापना का विचार हमारे संविधान सभा के निर्माताओं ने सोचा था कि एक समतावादी समाज होगा जिसमें सभी समान होंगे, किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उस समतावादी समाज में लोकतंत्र में चुनाव के नाम पर क्या दिखावा होता है, जो शुरुआत से स्वतंत्रता के बाद से लेकर के आज तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी समतावादी समाज की स्थापना हमारे देश में नहीं हो पाई है। इसी को रेखांकित करती है यह कहानी, जहाँ पर एक गांव है रामनेर। वहाँ पर ठाकुर, पंडित और दलितों के बीच में संघर्ष होता है चुनावों को लेकर के। ठीक है, जैसा शुरू से होता आया है कि सवर्ण समाज की है वो दबदबा रहा है और वही चुनाव में जीतता है, उसे ही खड़े होने का अधिकार है। तो छोटी सी दोस्तों कहानी है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से दोस्तों ये बहुत ही सरल कहानी आपकी जोड़ी गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिलेबस इतना सरल क्यों कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन गहराई है दोस्तों, वो हमेशा ध्यान रखना कि अब की बार बढ़ने वाली है। ग्रामर और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा आपका उसका गहराई और उसके जो क्वेश्चनों की संख्या है वो बढ़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, पटाक्षेप नहीं होगा। आज़ादी के बाद जो कुछ बदलाव इस गांव में हुए उनमें स्कूल और डाकखाना खुलने के अलावा 10 गुना लगान जमा करवाकर किसानों का स्वयं ज़मीन मालिक बन जाना था। यानी कि आज़ादी के बाद में बहुत सारे बदलावों की रूपरेखा है वो संविधान सभा के द्वारा बनाई गई थी, संविधान सभा के निर्माताओं ने बनाई थी। उसमें इस गांव में यानी कि रामनेर गांव में जो बदलाव हुए थे उसमें एक तो स्कूल खुल गया था और एक डाकखाना खुल गया था। इसके अलावा किसानों से कह दिया गया था कि भाई आप 10 गुना लगान है वो जमा करके अपने खेत के मालिक है वो बन सकते हैं। ठाकुर की ज़मींदारी से कुछ को तो मुक्ति मिली और कुछ अभी भी ठाकुर ब्राह्मणों के रहमो कर्म पर ही थे। इस तरह के बदलाव के साथ गांव में लोकतंत्र को भी आना ही था। पहली बार ग्राम पंचायत के चुनाव आए, गांव वाले समझे ही नहीं कि क्या करना है। इस पर मुखिया ने गांव में सभा बुलाकर सबसे राय पूछी कि किसे प्रधान बनाया जाए। उसके पंडित मित्र ने उसे ही प्रधान बनाने रहने की बात कही। यानी कि पहली बार जब गांव में ग्राम पंचायत के चुनाव करवाए गए तब सभी को बुला करके सभा करवाई गई। उसमें पूछा गया कि भाई किसको प्रधान बनाना चाहिए सर्वसम्मति के आधार पर। और आपको पता है कि लगभग आज से 70 वर्ष पहले जातिवादी व्यवस्था किस चरम पर थी और वहाँ पर सवर्ण का ही दबदबा होता था, ठाकुर का, ब्राह्मणों का, और उनको ही प्रधान बनाए जाने की बात है वो जो मुखिया है उसका पंडित मित्र है वो करता है। बदले में उसने बुढ़ापे का बहाना बनाया और पंडित के कहने पर ठाकुर के बेटे राम सिंह को सर्वसम्मति से प्रधान चुन लिया गया। यानी कि ठाकुर को बात कही थी, जो मुखिया है उसको बात कही थी कि भाई आप ही गांव के प्रधान बन जाओ, आप वैसे भी मुखिया हैं। लेकिन उसने बताया भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे तो प्रधानी नहीं होगी, तो आप ऐसा करिए कि जो ठाकुर हैं उनके बेटे जो राम सिंह हैं उनको आप सर्वसम्मति से प्रधान चुन लीजिए। और बाकी चुनाव भी सर्वसम्मति से हो गए।
मुखिया ने बाद में गांव वालों को बताया कि निर्विरोध चुनाव के कारण गांव का नाम पंडित नेहरू तक गया है। गांव वाले बहुत खुश हुए। जो स्थानीय स्वशासन है दोस्तों, जो पंचायती राज है, उसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से की गई थी। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है वो शुरुआत की गई थी। तो इसी के तहत यहाँ पर गांव में चुनाव कराए गए थे और उन चुनावों में दोस्तों जो ठाकुर का बेटा है राम सिंह, उसको प्रधान चुना गया है। तो आप याद रखेंगे कि किसको सर्वसम्मति से पहले चुनावों में किसको सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया, वो हो जाएगा आपका राम सिंह। ठीक है। रामनेर गांव में आबादी के लिहाज से ठाकुर ब्राह्मण तो बराबर थे, यानी कि ठाकुर की जनसंख्या थी और ब्राह्मणों की जनसंख्या थी। और तीसरे थे दोस्तों यहाँ पर चमार। ठीक है। कुछ और दलित जातियों के घर थे, लेकिन चमारों की संख्या इन सबसे बहुत ज़्यादा थी। इस बात को चमार नहीं जानते थे। आज दोस्तों इसके स्थान पर एक थोड़ा सा जाति सूचक ऐसा शब्द माना जाता है कि अपमान का भाव है, लेकिन दोस्तों आप जैसा देखते हैं प्रेमचंद ने, ठीक है, जितने भी दोस्तों साहित्यकार हैं, वो इस नाम का उद्देश्य ये नहीं कि आपको हीनता की भावना यदि दिखाई जा रही है, बल्कि इस प्रकार के नामों में दोस्तों जातिगत जो भावना है, विद्वेष है कि समाज का क्या भावना है, उसको ये नाम है वो थोड़ा सा और ज़्यादा उजागर करता है, प्रभावी बना पाता है। ठीक है। तो आप इसमें ये नहीं समझें कि भाई हमारे जातिगत इस प्रकार कैसे लेखक हैं ये तो बुरे हैं। इससे दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आपको किस उद्देश्य के साथ में कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी हैसियत ही ऐसी नहीं थी। हालांकि इनमें से कुछ के पास ज़मीन भी थी और पैसे भी। गांव के स्कूल में राम सिंह ने कच्ची पक्की इमारत बनवा दी थी और अपने गुर्गे को नियुक्ति दिलवा दी थी। वहीं डाक खाने का काम भी देखने लगा। इस उद्दंड गुर्गे ने पढ़ाने के बजाय बच्चों को पीटा ज़्यादा और बच्चों को शिक्षा के मामले में फिसड्डी ही रहे। गांव में बदलाव की पहली बयार 2 ब्राह्मण भाइयों महेंद्र और बलवीर के दिल्ली जाकर काम करने की खबर से आई। यानी गांव में जो बदलाव की जो पहली बयार है वो 2 ब्राह्मण भाई थे, महेंद्र और बलवीर। उन्होंने दिल्ली जाकर के काम करने की जो खबर है, जब वो गांव में पहुंची कि भाई वो दिल्ली जाकर के अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक बदलाव की लहर है वो गांव में देखने को मिली। और क्या बदलाव आया वो दोस्तों आगे पढ़िए। इनका पिता स्वाभिमानी था और मुखिया से दबता नहीं था। यानी कि जो बलवीर और जो महेंद्र हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा किसने विरोध किया था मुखिया का, तो इनके पिता जो स्वाभिमानी था और मुखिया से दबता नहीं था। इनका पिता स्वाभिमानी था और मुखिया से दबता नहीं था। तो जो बलवीर और जो महेंद्र हैं उनका पिता है, ये ब्राह्मण भाई थे। ठीक है। इनका पिता वो स्वाभिमानी था और मुखिया से वो दबता नहीं था। नाराज मुखिया ने उसे ज़मीन से बेदखल कर जबरन अपना कब्जा जमा लिया। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी और आखिरकार एक दिन गांव के पास नहर किनारे उसकी लाश मिली। उसके अनाथ बच्चों को मामा दिल्ली ले गया, कुछ पढ़ाया और सरकारी ऑफिस में चपरासी लगवा दिया। दोनों कभी कभार गांव आकर घर की मरम्मत करवा जाते थे। इनके मन में भी मुखिया के विरुद्ध गहरा आक्रोश था। दोनों भाई जान गए कि निर्विरोध चुनाव मुखिया की रणनीति का हिस्सा थे। दिल्ली में रहने के कारण वे जानते थे कि अगर चमारों को संगठित कर दिया जाए तो मुखिया के आतंक से गांव को मुक्ति मिल सकती है। यानी कि दोस्तों जो रामनेर गांव का मुखिया था वो बड़ा ही ढीठ और अच्छा व्यक्ति नहीं था। इसीलिए जो दोनों ब्राह्मण भाई थे उनके पिता थे उसका उसने विरोध किया, बल्कि विरोध करने पर ज़मीन को कब्जा लिया और उसको मरवा दिया। इसके बाद में जो मामा के साथ में बलवीर और महेंद्र है वो दिल्ली चले गए और वो भी मुखिया के विरुद्ध में ही थे। भाई कैसे ना कैसे इस गांव के लोगों को इस मुखिया के आतंक से मुक्ति मिले। उन्होंने दिल्ली में ही तय कर लिया कि अगले चुनाव में वे थोड़े बहुत पढ़े लिखे, समझदार और आर्थिक रूप से किंचित समर्थ फगना को चुनाव में लड़ाएंगे। तो किसने, बलवीर और महेंद्र ने किसको चुनाव में खड़ा किया? फगना को। चुनाव घोषित होते ही वे गांव आ गए और फगना से चर्चा की। फगना को उनकी बात में दम लगा और फिर सारे चमार एक हो गए। मुखिया और सवर्णों को जब लगा
जब पता चला तो उन्हें बलवीर महेंद्र पर बहुत गुस्सा आया। उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिशें हुई, लोभ लालच भी दिया और डराया धमकाया भी, लेकिन वे अड़े रहे। मुखिया ने चमारों को बुलाकर समझाया तो जो ठाकुर की दया पर निर्भर थे वे पसर गए, जाति के मामले में क्या करते। यानी कि बलवीर और महेंद्र को उनके सगे संबंधियों ने और सामाजिक जो भाईबंदी थे उन्होंने समझाया कि भाई आप खुद सवर्ण हैं और सवर्णों के विरोध में चमारों को खड़ा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, हमारी जाति का पूरा समाज का अपमान हो जाएगा। लेकिन वे नहीं माने क्योंकि उनमें पहले से ही रोष भरा हुआ था, उनके पिता भी ऐसे ही थे। तो फिर उन्होंने चमारों को जाकर के समझाया। और आपको पता है कि छोटी जातियों में जो भी होता है वो उनके ही रेमो कर्म पे जिंदा थे, इसीलिए वो क्या करते, उन्हें पता था कि भाई जीत भी जाएंगे तो भी हम इनका कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, तो फिर वो है मान गए। ठाकुर ने कहा कि चुपचाप साथ देना नहीं तो देख लेना, यानी कि आप बात मानते हैं सीधी सीधी, नहीं तो फिर आप ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ में बात मानेंगे। इस तरह चमारों में अदृश्य फूट पड़ गई। चुनाव का नतीजा वही निकला जिसकी आशंका थी। चमारों की फूट से राम सिंह ने फगना को भारी मतों से पराजित किया। यानी कि चमारों में फूट पड़ गई और बहुत ज़्यादा चमारों ने सवर्णों के बारे में मतदान किया था पक्ष में, कुछ ही ने फगना के पक्ष में मतदान किया, जिससे कि क्या है, राम सिंह भारी मतों के साथ में विजयी हो गया। बलवीर और महेंद्र को मुखिया ने बुलाकर खूब लानत मलामत की। दोनों ने कहा कि यह आखिरी चुनाव थोड़े ही है। मुखिया ने कहा तुम्हारे लिए तो आखिरी ही समझो। दोनों भाई पराजय से टूटे फगना के पास गए और हिम्मत बधाई। दोनों ने कहा कि अपने लोगों को संगठित करने में लगे रहो, अगले चुनाव में सबको दिखा देंगे। उसी रात कुछ लोगों ने महेंद्र बलवीर को बुरी तरह से पीट डाला। सुबह फगना और कुछ लोग दोनों को मरहम पट्टी के लिए कस्बे ले गए। थाने गए तो पुलिस ने डांट कर भगा दिया। दोनों भाई वहीं से दिल्ली चले गए। तो यहाँ पर दोस्तों जो कानून व्यवस्था है वो भी सवर्णों के पक्ष में है, वो झुकती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। गांव में जातिवादी माहौल घना हो गया। विधान के अनुसार पंचायत के चुनाव 3 साल में एक बार होने थे। तो विधान के अनुसार कितने साल में, 3 साल में। लेकिन सूखा और बाढ़ जैसे बहानों से चुनाव टलते रहे और 7 साल तक राम सिंह ही प्रधानी करता रहा। तो राम सिंह ने कितने साल तक प्रधानी की, 7 साल तक। गांव में जातिवादी बेमनस्य बढ़ने लगा, लेकिन फगना के कारण चमारों में आई चेतना से वे ठाकुर ब्राह्मण गठजोड़ का डटकर मुकाबला करने लगे। राम सिंह इस बीच पंचायत के पैसों से खुद का विकास और तेजी से करता रहा। मुखिया की मौत के बाद वह और निरंकुश हो गया। फिर चुनावों की घोषणा हुई तो चमार बहुत खुश थे कि शायद अब की बार है वो हमारी प्रधानी आएगी। फगना महेंद्र बलवीर के पास दिल्ली गया। इस बार वे आने के लिए राजी ना थे, लेकिन फगना के कहने पर चुनाव से 1 सप्ताह पहले गांव आने के लिए मान गए। दोनों गांव आए तो देखा चमारों में ज़बरदस्त जोश था, लेकिन राम सिंह भी कम नहीं था। उसने शुरू से ही इसकी राह में कांटे बिछाना प्रारंभ कर दिया था। पहले तो इन्हें वोटर लिस्ट नहीं मिली और जब मिली तो देखा कि उसमें दोनों भाइयों के साथ चमारों के उन लोगों के नाम नहीं हैं जो बाहर रहते थे। यानी कि जो दोनों भाई थे बलवीर और महेंद्र, उनके भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे। और आपको पता है कि जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है तो वो फिर वोट नहीं डाल सकता है। और उन लोगों के नाम नहीं थे जो बाहर काम करने गए थे, यानी कि उन सब के नाम है वो कटवा दिए थे कि भाई ये इस ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हैं, जबकि ब्राह्मण ठाकुरों में सबके नाम थे। तो ये चाल है वो राम सिंह ने चली। इसके बावजूद चमारों के वोट अब भी बाकी सबसे ज़्यादा थे, यानी जीत का गणित चमारों के पक्ष में था और वे आश्वस्त थे। यानी इतने सारे वोट कटवाने के बावजूद भी चमारों की जनसंख्या इतनी थी कि वे आसानी से जीत सकते थे यदि वो संगठित रहते। तो अब भी सवर्णों को ये दिल में मलाल था कि भाई अब भी इनका पलड़ा भारी है, अब हमें कौन सी तरकीब अपनाई जाए जिससे कि हम जीत सकें। चुनाव से पहले पोलिंग पार्टी आई, जिसका चुनाव अधिकारी संयोग से ठाकुर ही था। राम सिंह ने उसे रात को दावत पर बुलाया और दारू पिलाई। जाति के नाम पर और रिश्वत में मिले रुपयों के कारण अधिकारी ने राम सिंह को हर हाल में जीतने की रणनीति बताई। सुबह पोलिंग के वक्त जब शुरू में मतदाता नहीं पहुंचे तो अधिकारी दोनों के एजेंटों को चाय पिलाने ले गया। 1 घंटे बाद वे लोग लौटे तो वोटर आने लगे। चमारों की औरतें आई तो पता चला उनके वोट तो पहले ही दिए जा चुके हैं। खूब हंगामा हुआ। साफ था कि राम सिंह ने 1 घंटे में उतने वोट डलवा दिए जिससे वो जीत सके, और हुआ यही कि वह करीब 100 वोटों से
जीत गया। यानी कि इस बार दोस्तों चमारों ने खूब संगठितता दिखाई, लेकिन जो चुनाव अधिकारी है वो राम सिंह ने उसको अपने बहकावे में ले लिया, उसको रिश्वत दी, दावत दी, दारू पिलाई, और फिर है वो फर्जी वोट हैं, वो चमारों की जो महिलाएं थी उनके फर्जी वोट खुद ही ने ही डाल दिए, और करीब 100 लगभग 100 वोटों से वो जीत गया। तो दूसरे चुनाव में दोस्तों राम सिंह है वो कितने वोटों से जीता? 100 वोटों से। तो ये आपको याद रखना है। चुनाव अधिकारी को उसने अपने पक्ष में कैसे किया? रिश्वत दे करके, शराब पिलाकर और दावत दे करके। फगना ने लोगों की सलाह पर अदालत में चुनाव के खिलाफ रिट लगाई। अगले चुनाव तक मुकदमा चलता रहा। राम सिंह के धांधली से प्रधान बन जाने से गांव में सवर्ण दलित संघर्ष और गहरा गया। फगना ने केंद्र तक के दलित नेताओं तक पहुंच बना ली, तो राम सिंह ने सवर्ण नेताओं से, दोनों अपने नेताओं को गांव में लाकर सभाएं कराने लगे और गांव में अलग किस्म की जातीय राजनीति का उभार हुआ। दोनों तरफ से गुंडों की तादाद बढ़ गई, आए दिन संघर्ष होने लगा। राम सिंह पंचायत के पैसों से कागजों में गांव का विकास करता रहा और खुद भी माल हड़पता रहा। यानी कि दोस्तों इस देश की सबसे बड़ी विडंबना यही है विकास की, कि कागजों में ही विकास होता है, लेकिन असलियत में वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता में दोस्तों ढाक के 3 पात वाली कहावत सिद्ध होती है। नहीं तो दोस्तों आज तक ये देश है वो स्वर्ग बन गया होता। जितना कागज़ों में विकास इसका दिखाई देता है, यदि उससे दोस्तों 50% भी असलियत में हुआ होता तो शायद ये देश है वो स्वर्ग बन गया होता। फिर चुनाव आए तो राम सिंह को लगा कि अब की चुनाव जीतना आसान नहीं है, तो उसने नई रणनीतियों पर सोचना शुरू किया। यानी कि 2 बार है वो तो दोस्तों राम सिंह बन गया है। राम सिंह से पहले इसके जो पिताजी थे वो भी केसरी सिंह, वो इसके प्रधान रहे थे, ठीक है, स्वतंत्रता से पहले। अब तीसरी बार है वो राम सिंह रह लेगा, 3 बार राम सिंह रह लिया, ठीक है। पहली बार में जीता भारी मतों से और 7 साल तक, यानी कि 2 बार तक प्रधानी की। फिर दूसरी बार में इसने 100 वोटों से जीत लिया। अब तीसरी बार में इसे लगा कि भाई पिछली बार तो मैं जीत गया कैसे ना कैसे भी करके, अधिकारी को पक्ष में कर लिया, ठीक है, लेकिन अब की बार में जीतना मुश्किल है। तो अब की बार में ये नई चाल है, वो सोचता है कि ब्राह्मण ठाकुरों की मीटिंग बुलाकर पूछा कि क्या करना है। चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और कहा इस बार तो सब मिलकर तय करें। उसने अपने विश्वस्त चमार लच्छी राम का नाम चला दिया। चमार पहले तो खुश हुए, फिर निराश कि इससे तो राम सिंह की ही सत्ता चलती रहेगी, जिससे 2 गुट बन गए। राम सिंह के सिखाने से लच्छी राम का जोश दोगुना हो गया और वो अपने जाति भाइयों कहने पर भी मैदान से नहीं हटा। यानी कि जो चमार थे वो फगना को दोस्तों जिताने के पक्ष में थे, लेकिन राम सिंह ने चाल चली कि चमारों में से ही एक लच्छी राम को अपना विश्वास पात्र बना करके उसे कह दिया कि भाई तू खड़ा है हमारी तरफ से और तुझे ही हम जिताएंगे, जिससे चमारों में 2 गुट बन गए। चमारों ने बहुत कहा कि भाई आप लच्छी राम से कि आप बैठ जाइए, फगना जीत जाएगा, लेकिन वो नहीं उठा, नहीं बैठा, क्योंकि राम सिंह ने उसको सिखा दिया था। पर्चा दाखिल करने के दिन राम सिंह ने चुपके से अपने बेटे नाहर सिंह का पर्चा भी फॉर्म भरवा दिया। तो ये चाल है दोस्तों चली चमारों में, तो उसने 2 गुट बनवा दिए, ठीक है, और अपने बेटे नाहर सिंह का है वो पर्चा भी भर दिया, जिससे क्या होगा कि चमारों के वोट हैं वो 2 जगह बट जाएंगे और सवर्ण और ठाकुरों के जो वोट हैं, पंडितों और ठाकुरों के वोट हैं, वो एक जगह नाहर सिंह को मिल जाएंगे। आखिर में नाम वापस लेने के बाद 3 उम्मीदवार रह गए। तो कई और भी खड़े थे, तो उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए कि भाई चलो हमारी जाति के 2 खड़े हैं, इनमें से एक ना एक तो जीतेगा ही। नाहर सिंह, लच्छी राम और इतवारी चमार, यानी कि 2 दलित और 1 सवर्ण। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तीसरा जो चुनाव था उसमें कौन नहीं खड़ा हुआ था। तो नाहर सिंह खड़ा था जो कि राम सिंह का बेटा है, और आपके लच्छी राम खड़ा था और इतवारी खड़ा था। चुनाव का नतीजा तय था क्योंकि राम सिंह ने खेल ही ऐसा खेला था। चमारों के वोट बट गए और नाहर सिंह के अपने दादा और पिता की परंपरा आगे बढ़ाता हुआ प्रधान बन गया। आज़ादी से पहले उसका दादा गांव का मुखिया था, यानी आज़ादी से पहले तो उसका दादा केसरी सिंह गांव का मुखिया था, और अब तीसरी पीढ़ी में वह था। यह सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ ना, जब तक इस नाटक का पटाक्षेप नहीं होगा समाज नहीं बदलेगा। तो लेखक है वो यहाँ पर पाठकों के समक्ष एक प्रश्न छोड़ देता है कि जब तक इस नाटक का अंत नहीं होगा तब तक ये समाज है वो बदलने वाला नहीं है। यानी कि जो दलितों को गिरा करके, सवर्णों को उठा करके जो चुनावों में जो राजनीति खेली जाती है, जातीय संघर्ष को अपनाया जाता है, अमीरी और पैसे के दम पर दबा दिया जाता है, तो जब तक इस प्रकार जीतते रहते हैं, जब तक ये नाटक है ना चलता रहता है, इस नाटक का जब तक अंत नहीं होगा,
इसका पटाक्षेप नहीं होगा तब तक ये समाज की जो वस्तु स्थिति है वो बदलने वाली नहीं है। तो इस प्रकार की दोस्तों आपकी ये कहानी थी। आपने देखा कि बहुत ही छोटी सी कहानी लेकिन बहुत ही सुंदर कहानी थी हेतु भारद्वाज जी की। ठीक है, तो इसमें से आपके 8-10 क्वेश्चन हैं वो केवल बनेंगे, संवाद कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, इसकी जो PDF है दोस्तों वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप में दोस्तों मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसके अलावा मैंने आपकी जो भी पढ़ाया है क्वेश्चन आंसर हैं वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये कहानी और ये कक्षा दोस्तों पसंद आई होगी। यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यहाँ पर दोस्तों इस चैनल पर 2nd ग्रेड 1st ग्रेड UGC नेट के लिए हिंदी साहित्य, इसके अलावा स्नातक स्तर की 4 कहानियाँ दोस्तों मैंने पढ़ा दी हैं। और इसके बाद में हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों काव्यशास्त्र की कक्षाएं, और हिंदी साहित्य का इतिहास है वो साथ साथ चलेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आपको कोई भी पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।